हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ किंगडम फंगी। किंगडम फंगी के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब हम आम कन्वर्सेशन करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई के टॉपिक से हट जाते हैं, ऐसे ही आम कन्वर्सेशन में जब हम बात करते हैं तो आप कई बार ये सुने होंगे कि मशरूम जो है वो वेज खाना है या फिर नॉन वेज है। ऐसा बहुत किसी को कंफ्यूजन होता है कि ये वेज है या फिर नॉन वेज है, क्योंकि हर कोई किंगडम के बारे में बायोलॉजी पढ़ के उसकी जानकारी नहीं रखता है। लेकिन अब हम आपको बताएं कि ये किंगडम किस आधार पर बना है और आप कैसे ये बता सकते हैं कि ये जो मशरूम्स है वो ना तो वेज है ना ही नॉन वेज है। वो एक तीसरा खुद का ही एक रूप है, वो खुद का एक कैटेगरी है जिसको हम ना तो प्लांट में रख सकते हैं ना ही एनिमल में रख सकते हैं। वेज खाना हम किसको बोल सकते हैं? वेज खाना हम उसको बोल सकते हैं जो कि प्लांट किंगडम में पाया जाए। वेज में जितना भी कुछ आप देखें, चावल, गेहूँ, दाल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कितना भी कुछ देखो वो किससे बिलोंग्स करता है। अगर आप एक बार ध्यान से देखें कि सारा जो वेज खाना है वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो वो क्या है, प्लांट किंगडम से ही आ रहा है सारा वेज। एंड नॉन वेज, जितना भी नॉन वेज है वो किससे आ रहा है, वो एनिमल किंगडम से आ रहा है। मीन्स कि प्लांट किंगडम में पाया जाने वाला वेज होगा एंड जो एनिमल किंगडम से आ रहा है वो नॉन वेज होगा। लेकिन ये जो फंगी का है, मशरूम्स, जिसके बारे में बहुत किसी को कंफ्यूजन होता है, वो कि वो ना तो वेज है और ना ही नॉन वेज है। वो क्या है, वो खुद का एक कैटेगरी है जिसको फंगी बोला जाता है। मीन्स कि वो फंगस है, वो खुद का एक कैटेगरी है जिसको हम किसी में वेज या नॉन वेज में नहीं रख सकते हैं। तो आज की बात आपसे जब कोई पूछे कि ये मशरूम जो है वो वेज है या फिर नॉन वेज है, तो आप उसको अच्छे से बता सकते हैं कि ये ना तो वेज है ना नॉन वेज है, ये क्या है, फंगी है। फंगी किंगडम के बारे में आज हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हम किस आधार पर फंगी में किसी भी ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं। फंगी को पढ़ने से पहले ये बात, अगर आप दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मशरूम को रख रहे हैं तो आपको लगेगा कि जितना भी फंगी होगा वो सारा एडिबल होगा, मीन्स खाने लायक होगा, जो लाभदायक होगा बस वही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा ऐसा डिजीज होता है, खतरनाक डिजीज होता है जो कि फंगी के कारण होता है। जैसे कि आप सुने होंगे दाद, उसके बाद फंगस, ईयर में फंगस का प्रॉब्लम होता है, और फंगस का नोज में प्रॉब्लम होता है, स्कल में होता है, स्किन में होता है। ऐसा बहुत सारा खतरनाक डिजीज होता है जो कि फंगी के कारण होता है। और मशरूम्स के बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं तो मशरूम्स में भी बहुत सारा ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम खा सकते हैं, और बहुत सारा ऐसा मशरूम्स होता है जिसको खाने से हम मर सकते हैं। मीन्स की पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करने वाले भी मशरूम्स होते हैं। इसीलिए हम फंगी के सारे ऑर्गेनिजम्स को हमारे लिए लाभदायक नहीं बोल सकते हैं। आप जनरली अगर फंगी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे तो भी इतना जानते होंगे कि ईस्ट, जो कि ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है। जो ये मशरूम्स होते हैं, जो ये ईस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, इतना अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्या है, फंगी है। तो क्या मशरूम्स एंड ये जो फंगी है वो मशरूम्स एंड ईस्ट है, वो क्या एक जैसे दिखते हैं? मशरूम्स को हम देख सकते हैं, वो प्लांट जैसा थोड़ा बहुत दिखता है, जमीन पर उग रहा है, आपको लगता होगा ये प्लांट जैसा दिख रहा है, मीन्स कि ये प्लांट है। लेकिन वो प्लांट नहीं है, वो प्लांट किंगडम से बिलोंग नहीं करता। वो एक कनेक्टिंग लिंक है जो कि एनिमल एंड प्लांट दोनों को जोड़ रहा है। वो दिखता भले आपको प्लांट जैसा थोड़ा बहुत होगा, हालांकि वो ग्रीन कलर का कभी आपको नहीं दिखेगा। जनरली वो ग्रीन कलर का मैक्सिमम नहीं दिखता है, बहुत ही रेयर वो तो दिख सकता है, क्योंकि ये जो फंगी होता है वो क्या होता है कि वो एक क्लोरोफिल नेचर का होता है, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उसको बोला जाता है एक क्लोरोफिल। आप एक साइंटिफिक टर्म के बारे में जब पढ़ेंगे, जब किसी नेम के बारे में पढ़ेंगे, जब किसी नेचर के बारे में पढ़ेंगे और ए लगा हुआ हो, जैसे ए क्लोरोफिल, ए सेलुलर या फिर ए सेप्टा,
तो इसका मीन्स क्या होता है कि जो जिसके भी वर्ड के पहले ए लगा हुआ वो क्या होता है, वो अब्सेंट है। मतलब एक क्लोरोफिल अगर है, हम बोल रहे हैं अगर कि फंगी एक क्लोरोफिल नेचर का होता है, कि दैट मीन्स कि जो उसमें जो फंगी में जो है क्लोरोफिल अब्सेंट है। अगर हम बोले कि वो क्लोरोफिल नेचर का है, दैट मीन्स कि वो क्या होता है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है। अब हम ये देखते हैं कि क्या अगर मशरूम दिख रहा है हमको, वो एक फंगी है, तो क्या सारे जितने भी फंगी हैं, जितने भी, क्योंकि किंगडम है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारा ये होगा, ऑर्गेनिजम्स होगा, क्योंकि किंगडम, अब इतना तो नॉलेज हो ही चुका है कि किंगडम क्या है, सबसे लार्ज ग्रुप है। मीन्स इसके अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स होंगे और ऑर्गेनिजम्स, और उसके टाइप को तो हम करोड़ों में बांट सकते हैं। तो इतने जब ये हैं, इसके कैटेगरीज हैं, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या सारे हम देख सकते हैं? ऐसे ही हम नेकेड आई से किसी भी ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं? फंगी के सारे ऑर्गेनिजम्स को, फंगी के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम नहीं देख सकते हैं। जैसे कि मशरूम हमको दिख रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है तभी हम उसको देख सकते हैं। लेकिन सारे फंगी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। मैं क्या, कम से कम अगर आप ज़्यादा ये एग्जाम्पल्स को ना माइंड में रख पाए तो इतना तो आप जानते ही हैं कि ईस्ट क्या होता है। ईस्ट के बारे में जनरली हम सुन के रखते हैं कि वो उसको डाला जाता है ईस्ट को, ताकि ब्रेड फ्लफी हो, उसके बाद बिस्किट्स बनाने में या कोई बहुत सारे यूज़ में होता है, केक्स बनाने में ईस्ट का यूज़ होता है। तो ईस्ट को क्या हम देख सकते हैं? ठीक है, वो फ्लफी बना रहा है, ठीक है, वो बहुत टेस्टी बना रहा है डिश को, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो यूनिसेलुलर होता है। अब हम दो एग्जांपल जो कि हम जनरली अपने डेली के लाइफ में इतना तो सुनते हैं कि खाने में एक ईस्ट का यूज़ होता है, एक मशरूम्स का, इसी में हम इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये मल्टी सेलुलर होता है, दैट मीन्स मशरूम्स, एंड यूनिसेलुलर होता है, दैट मीन्स ईस्ट। हम दोनों के बारे में जान सकते हैं कि अच्छा, सेलुलर स्ट्रक्चर तो हमको पता चल ही गया कम से कम कि ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, दोनों टाइप के हो सकते हैं। और एक बात क्या पता चला कि हम ग्रीन कलर का जनरली मशरूम्स नहीं देख सकते हैं। माइंड में सिर्फ मशरूम नहीं रखना है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लेकिन चूंकि हम ये नाम ज़्यादा सुनते हैं तो याद रखने में ये ईजी होगा, इसीलिए हम ज़्यादा ये दोनों एग्जाम्पल पर जोर डाल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस ग्रुप में, ये जो लार्ज ग्रुप किंगडम फंगी है, इसमें हम किस आधार पर किसी ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं। ये एक बड़ा ग्रुप है, तो ऑब्वियसली इसका करेक्टर जो भी जिस ऑर्गेनिजम्स में होगा उसी को हम रखेंगे किंगडम फंगी में। जो जो हम अभी कैरेक्टर देखेंगे कि ये कैरेक्टर जिस ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा उसको हम किंगडम फंगी में रखेंगे। जैसे कि एनिमल एंड प्लांट में हम करते हैं कि प्लांट किंगडम का कुछ एक कैरेक्टर होता है। जैसे अगर हम बोले कि पेन को एक बॉक्स में रखना है, इरेजर को एक बॉक्स में रखना है, शार्पनर को एक बॉक्स में रखना है, तो आप तो उसी को चुनिएगा क्योंकि आपको पता है कि शार्पनर का कैरेक्टर क्या है, वो एक स्क्वायर होगा या किसी शेप का होगा, लेकिन वो क्या काम करेगा, उसका काम के आधार पर हम शार्पनर, जैसे पेन ही ले लेते हैं, तो पेन से हम क्या करेंगे कि ये चाहे वो किसी भी शेप का हो सकता है अलग अलग डिज़ाइन का हो, अच्छा से उसको फ्लावर में बनाया गया, फ्लावर वाले पेन बनाया गया हो, लेकिन उसका काम क्या है, लिखने का काम है। तो हम क्या करते हैं, उसके काम के आधार पर, उसका कैरेक्टर क्या है, लिखने का काम है, वो तो हम उसको पेन की कैटेगरी में डालते हैं। सेम ऐसे ही इसका एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर लिस्ट है, इसके आधार पर अगर हम देखें कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में अगर ये सारे कैरेक्टर हैं तो उस ऑर्गेनिजम्स को हम किस किंगडम में रखेंगे, किंगडम फंगी में। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर इसमें होता है। सबसे पहले तो एक क्लोरोफिल नेचर का होता है, दैट मीन्स कि इसमें क्लोरोफिल क्या होता है, अब्सेंट रहता है, और इसमें क्लोरोफिल अब्सेंट है तो इसका मीनिंग ये तो क्लियर हो गया कम से कम कि ये ऑटोट्रॉपिक नेचर का नहीं होगा। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, तो इसमें क्लोरोफिल अगर नहीं है तो ये ऑटोट्रॉपिक नहीं कर पाएगा। प्लांट में क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है लाइट अब्जॉर्ब करने का, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं है, ये लाइट को अब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करने के लिए एबल नहीं है, इसीलिए ये क्या है,
ये हेट्रोट्रोपिक नेचर का है। इतना तो एक ही पॉइंट से तीन पॉइंट क्लियर हुआ कि ये चूंकि एक क्लोरोफिल नेचर का है तो इसमें पिगमेंट नहीं होगा लाइट अब्जॉर्ब करने का। एंड सेकंड क्या हुआ कि ये हेट्रोट्रोपिक नेचर का होगा। और थर्ड क्या है कि ये ऑटोट्रोपिक नेचर का नहीं होगा। अब सेकंड में क्या देखते हैं, यूकैरियोटिक नेचर, मतलब ये क्या होगा, यूकैरियोटिक नेचर वाला होगा। यूकैरियोटिक नेचर को हम किसको बोल सकते हैं, यूकैरियोटिक उसको बोला जाता है जिसका जो भी बॉडी का सेल होता है उस सेल में अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक नेचर। तो इसका मतलब किंगडम फंगी में जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा उसका सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो वो क्या है, यूकैरियोटिक नेचर का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पोर प्रोड्यूसिंग। स्पोर क्या है, स्पोर एक बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। किंगडम फंगी के में अगर हम बोले कि फंगी, किसी भी फंगी का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये स्पोर्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं। ये स्पोर्स क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फंगी के बॉडी का। एंड इसका बॉडी शेप हालांकि यहाँ अच्छे से हम एक्सप्लेन नीचे एक बार और करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप जान लें कि ये बॉडी का शेप में कैसा होता है। ये थायलॉइड शेप का होता है या थैलस शेप का बोल सकते हैं। ये थैलस शेप क्या होता है, थैलस शेप एक ऐसा शेप बॉडी का शेप होता है जो कि अरेंज ना हो। जैसे हम लोग के बॉडी सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज है। जैसे हम लोग का, जैसे एक आदमी दिखता है, जैसे मानिए हम दिख रहे हैं, जैसे कि हाथ, मेरा हाथ सबसे पहले सर है, फिर हाथ है, फिर पैर है, तो किसी का ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई और इंसान है तो उसका पैर के जगह में हाथ है, हाथ की जगह में पैर है। जितना भी इंसान है वो क्या होता है, सब एक जैसे दिखने वाले। तो बॉडी का जो अरेंजमेंट होता है वो तो सेम होता है, सबसे पहले सर, फिर पैर, फिर हाथ, फिर पैर। तो इस ढंग से अरेंज होता है हर एक इंसान, सेम दिखने वाला। तो हम लोग क्या सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया हुआ बॉडी है। लेकिन ये जो किंगडम फंगी में आने वाले ऑर्गेनिज्म है इसके बॉडी का शेप डिफाइन नहीं कर सकते हम। इसका हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके बॉडी का शेप ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है या फिर स्क्वायर होता है, कुछ ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बॉडी का शेप परफेक्ट नहीं होता, ये बदलते रहता है। हो सकता है स्फेरिकल हो सकता है कि डर्ट शेप का हो, ये कैसा भी शेप का हो सकता है। तो जिसके बॉडी का शेप कंफर्म ना हो, जो कि शेप बदलता रहता हो, जो कि अलग अलग शेप का हो सकता है, उस बॉडी के टाइप को, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने वाले को क्या बोला जाता है, थैलॉइड बॉडी स्ट्रक्चर और थैलस, मतलब थैले जैसा। थैले का क्या होता है, ये बस समझने के लिए है कि क्या होता है, जैसे कि भरा हुआ थैला इसको बैग को बोला जाता है। मान लीजिए उसमें कुछ भरा हुआ है, उसको जैसे रख दीजिए वो अलग अलग शेप से हो जाएगा। जैसे आप टांग के रखिएगा तो वो लंबा हो जाएगा, उसको नीचे रखिएगा तो वो फ्लैट जैसा बैठ जाएगा। तो ये थैलस आप याद रख सकते हैं कि थायलॉइड बॉडी क्या होता है, ये अलग अलग शेप दिखाने वाला होता है, परफेक्ट शेप वाला बॉडी नहीं होता है थायलॉइड बॉडी। एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, तो ये स्टार्ट में इसी से स्टार्ट हुआ था कि क्या होता है ये, जैसे मशरूम्स मल्टी सेलुलर होता है, जबकि इस क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। दो एग्जाम्पल में ही सबसे पहले ये हुआ था, क्लियर हुआ था कि ये यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों हो सकता है। एंड नेक्स्ट क्या है, कॉस्मोपॉलिटन ऑकरेंस। ये जो कॉस्मोपॉलिटन ऑकरेंस है ये क्या होता है, इसका मीनिंग्स मतलब ये कहीं भी रह सकता है, ये मॉइस्ट एरिया में रह सकता है, ये ड्राई एरिया में रह सकता है, ये बहुत गर्म जगह पे हो सकता है, ये ठंडा जगह पे हो सकता है, ये पानी में भी हो सकता है, ये एयर में भी हो सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वैसा ये लिविंग नेचर जो कि क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन अकरेंस उसको बोला जाता है जो कहीं भी रह सकता है, जिसका कोई बाउंड्रीज नहीं होता है कि ये इसी जगह पर ही फंगी पाया जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं पाया जाएगा। फंगी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि हर जगह पाया जाता है, तो वैसे बिहेवियर को क्या बोला जाता है, कॉस्मोपॉलिटन अकरेंस, हर जगह पाया जाने वाला। लेकिन ये ज़्यादातर किस में पाया जाता है, मोस्टली प्रेजेंट इन मॉइस्ट एरिया। दैट मीन्स कि ये ज़्यादातर मॉइस्ट एरिया में पाया जाता है, वो गीला गीला वाला जगह होता है वहाँ पाया जाता है।
ये मॉइस्ट एरिया में पाया जाने वाला है फंगी। इसका डिटेल इस जगह पर हम करवाए हैं कि ये कौन कौन से जगह में पाया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि ट्री बार्क हुआ। आप देखे होंगे कि जब बरसात का दिन होता है तो क्या होता है, ट्री का जो वाल होता है, जो स्किन होता है उसका चिपचिपा टाइप का होता है, वो चिपचिप करने लगता है और कुछ सड़ा सड़ा हुआ मॉइस्ट टाइप का उसका स्किन में जमा हुआ रहता है। उसके बार्क में भी उसी टाइप का, बार्क मीन्स क्या, जो जैसे कि ये स्टेम हुआ उसमें कुछ खाली जगह है, कुछ खोल है, वैसा जगह कोई मोड़ है, जैसे कि वहां से ब्रांच निकला है तो उस जगह पर एक ऐसा स्पेस है जहाँ की कुछ जमा डस्ट जमा हो सकता है, कुछ मॉइस्ट जमा हो सकता है, तो वह ज़्यादा सड़ा हुआ गंदगी रहता है, वैसे एरिया को कहते हैं बार्क, खोल टाइप का जगह, उसको बोला जाता है ट्री बार्क। तो ये मॉइस्ट एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ नेम इम्पॉर्टेंट था कि किस जगह पर पाए जाने वाले फंगी को क्या कहा जाता है, क्योंकि कुछ स्पेशल जगह होता है। जैसे कि अगर हम डंग का एग्जांपल लें तो डंग गोबर जो कि मॉइस्ट होता है, ये तो होता ही है, डंग तो कम से कम पता ही है कि डंग क्या होता है। डंग तो मॉइस्ट वाला जगह है, उसमें भी फंगी, अगर आप देखें कि एक जगह गोबर है, आप एक दिन बाद देखेंगे कि उसमें कुछ चेंजेस हुआ, आप डेफिनेटली देख के ये पता लगा सकते हैं कि कल से आज तक में कुछ ना कुछ तो चेंजिंग हुआ है। जो उसके ऊपर अजीब टाइप का कुछ लेयर बना है, जो क्या होता है, वाइट वाइट टाइप का परत होता है, जिसको जो फंगी बना रहा होता है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, जैसे जैसे फंगी बढ़ेगा, आपको वो वाइट कलर का जो ये होता है उसके ऊपर लेयर बना हुआ है तो वो ज़्यादा दिखने लगेगा। तो डंगी के ऊपर पाया जाता है, वुड के ऊपर पाया जाता है, जो वुड सड़ जाता है उसके ऊपर पाया जाता है, बर्न वुड के वुड में पाया जाता है, मीन्स जो जला हुआ फेंका हुआ कचरे में फेंका हुआ जो वुड होता है उसमें भी फंगस ग्रो कर सकता है, ट्री बार्क में पाया जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट केराटिन ऑर्गेन। केराटिन ऑर्गेन क्या होता है, केराटिन हम लोग इतना अगर आप नहीं जानते हैं केराटिन क्या होता है, केराटिन ऑर्गेन क्या होता है, तो जितना भी स्किन वाला एरिया है, जैसे नेल हो गया, हॉर्न हो गया, और हम लोग का स्किन हो गया, इनफैक्ट हेयर हो गया, स्कल में भी कुछ हद तक पाया जाता है। तो ये केराटिन वाले जितने भी ऑर्गेन होते हैं, मतलब स्किन, नेल, हेयर, हॉर्न, ये सब क्या होते हैं, केराटिन नेचर वाले ऑर्गेन होते हैं, केराटिन वाले ऑर्गेन होते हैं। इसमें भी फंगस ग्रो करता है। आखिर जो दाद होता है वो किस में होता है, वो होता तो स्किन में ही है, स्किन केराटिन है उसमें फंगस ग्रो करता है, और फंगस इतना ये ढीठ ये प्राणी होता है कि ये जल्दी जाएगा नहीं। अगर आपके बॉडी में एक बार फंगी का इन्फेक्शन हो गया तो वो फिर आपके बॉडी में हो सकता है, आपको कोई दवाई ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, ठीक है, आपको पता लग रहा है कि हम ठीक हो गए बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको फिर ये, जब आप फिर से कोई गंदगी के टच में आए या फिर अपना ध्यान रखना छोड़ दिए कि साफ सुथरा करना छोड़ दिए थोड़ा बहुत, वो फिर से ग्रो कर जाएगा। वो उसको बस एक चांस चाहिए कि उसको अपना फेवरेबल कंडीशन मिले, वो फिर से ग्रो करेगा। मतलब आप उसको ये नहीं बोल सकते वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, वो हमेशा के लिए ख़त्म बहुत कम होता है, वो बार बार ग्रो करने का उसके अंदर क्षमता होता है। तो ये किसमें कैरेटिन ऑर्गेन, अब तब समझ गए कैरेटिन ऑर्गेन क्या होता है। बर्ट वुड डंग ट्री बार्क, तो ट्री बार्क में जो ग्रो होता है फंगस, अलग अलग जगह पर अलग फंगस जो ग्रो होता है अलग अलग रूप में होता है, अलग अलग उसका कैटेगरी होता है जिसमें वो ग्रो करता है। तो वैसे फंगस को अलग अलग नाम भी दिया गया है जैसे जैसे वो ग्रो करता है। ट्री बार्क में कार्टिकोलस नाम दिया गया है, ट्री बार्क में ग्रो होने वाले फंगस को कार्टिकोलस कहा जाता है। एंड डंग में ग्रो होने वाले फंगस को क्या कहा जाता है, कैफ्रोफिलस कहा जाता है। वुड में ग्रो होने वाले जो फंगस होते हैं उसको कहा जाता है एपिक्सलम। एंड जो बर्न्ड वुड में ये होता है ग्रो करता है उसको बोला जाता है जाइलोफिलस फंगस बोला जाता है। कैरेटिन ऑर्गेन मतलब स्किन, नेल्स, हेयर, हॉर्न, ये सब में ग्रो होने वाले फंगस को क्या ये खासकर डिजीज काउजिंग होते हैं, ये जो फंगस होते हैं कैरेटिनोफिलिक्स, ये जितने भी ये होते हैं फंगी, इस
नाम का जो कैरेटिनोफिलिक्स कैटेगरी में आने वाले जो भी फंगी होते हैं वो ज़्यादातर डिजीज काउजिंग होते हैं। अब हम इसका सेल नेचर देख लें कि वो और क्या नेचर होता है। इसका जो सेल होता है वो क्या, तो अब सबसे पहले क्या बोले, यूकैरियोटिक नेचर का होता है। दैट मीन्स कि उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। एंड इसका जो सेल का वॉल होता है वो क्या बना होता है, किसका बना होता है, या तो वो काइटिन का बना होता है या सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। इसका सेल वॉल या काइटिन का बना होता है या फिर सेल्यूलोज का बना होता है। अब हम देखते हैं कि इसका न्यूट्रिशन नेचर क्या होता है। न्यूट्रिशन नेचर जो कि हम यहीं पे थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही चुका है कि वो एक क्लोरोफिल नेचर का है। दैट मीन्स कि वो ऑटोट्रॉपिक नेचर का नहीं होगा। वो क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक नेचर का होता है। मतलब अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होना हेटेरोट्रॉपिक। वो क्या होता है, न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है, मीन्स हेटेरोट्रॉपिक नेचर का होता है। अब हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है, उसमें हेटेरोट्रॉपिक का भी तो कुछ कैटेगरी होता है। जैसे पैरासाइट, मतलब किसी का बना बनाया हुआ फूड को उससे छीनकर ले लेना, वो पैरासाइटिक नेचर है। सैप्रोजोइक, सैप्रोजोइक क्या होता है, सैप्रोजोइक दैट मीन्स कि सड़ा गला हुआ चीज को ये करना, डिकम्पोज करना, वो होता है सैप्रोजोइक। वो भी तो दूसरे से ले ही रहा है डिकम्पोज करके। कोई डेड बॉडी है, डेड ये है, चाहे वो प्लांट का डेड बॉडी हो या फिर किसी एनिमल का हो, वो क्या होता है सैप्रोजोइक, उसको डिकम्पोज करके उससे ले रहा है अपना खाना। एंड सिम्बायोटिक, ये अच्छा नेचर का होता है। सिम्बायोटिक मीन्स तुम भी कुछ लो हम भी कुछ लेते हैं, दोनों से मिल बांट कर लेना कि तुमको भी कुछ फायदा हो कुछ हमको भी हो, उस टाइप के फंगस होते हैं ये सिम्बायोटिक में। मीन्स हेटेरोट्रॉपिक नेचर के तो होते हैं फंगस, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक में कौन कौन से पाए जाते हैं, पैरासाइटिक, सैप्रोजोइक एंड सिम्बायोटिक, ये तीनों टाइप के होते हैं। अब इसके बॉडी शेप में आते हैं कि इसका बॉडी शेप अब क्या होता है। इसके बॉडी शेप में अब बताएं कि इसका जो बॉडी शेप होता है वो थैलॉइड या थैलस नेचर के होते हैं। मीन्स कि कोई शेप परफेक्ट नहीं होता है। थाइलॉइड शेप्ड मतलब नॉट अरेंज्ड बॉडी, अरेंजमेंट बॉडी का कोई शेप परफेक्ट नहीं होता है उसमें। अब हम अगर बोले कि हम लोग का जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ये बना है ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेन बना, देन पूरा बॉडी तैयार हुआ है, तो इसका एक यूनिट मतलब सबसे छोटा अगर बोले सेल, सेल तो नहीं बोल सकते हैं, ये बोले कि एक सबसे छोटा टुकड़ा मान लीजिए, छोटे छोटे पीस, एक पेज दो पेज जोड़ जोड़ के जैसे कॉपी बनता है, जैसे पेज पेज जोड़ के कॉपी बनाया जाता है। अब कॉपी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो सेम वैसे ही ये क्या होता है, एक पेज मान लीजिए ये पेज है, इसको क्या बोला जाता है, हाइफी। मीन्स एक पेज को हम हाइफी बोल रहे हैं और पूरा जो कॉपी बन रहा है उसको क्या बोला जाता है, माइसीलियम बोला जाता है। पेज पेज जोड़ के जो कॉपी बना उसको क्या बोला गया, माइसीलियम। मतलब दो से अधिक मीन्स अधिक कितना भी हो सकता है, वो 10, 20, 30, 40, 100, 50 जितना भी होना चाहिए वो होगा। जितना लंबा बॉडी बनेगा उतना हाइफी होगा उसका। तो ये जो हाइफी होता है ये क्या होता है, पेज होता है, मीन्स छोटा छोटा पीसेस होता है, छोटा उसका एक यूनिट जिसको बोल सकते हैं यूनिट पीस होता है, वो होता है हाइफी। और ये हाइफी आपस में मिलकर माइसीलियम बनाता है। ये माइसीलियम क्या होता है, ये माइसीलियम ही होता है फंगी का बॉडी। अगर हम बोले कि फंगी के बॉडी का नेम क्या है, तो वो हम माइसीलियम से उसको जानते हैं कि फंगी के बॉडी को माइसीलियम कहा जाता है। जैसे कि पेज, एक पेज को पेज बोलेंगे, लेकिन वो ही पेज अगर जुड़ गया तो उसको कॉपी बोलेंगे। एक अगर वो एक साथ जुड़ गया तो उसी टाइप से ये एक एक यूनिट को हम हाइफी बोलते हैं। एंड जब ये यूनिट आपस में जुड़कर एक लंबा बॉडी जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, कोई भी किसी भी शेप का हो, तो उसको क्या बोला जाता है, माइसीलियम बोला जाता है। तो अब इतना समझ गए कि फंगी के बॉडी का यूनिट से जुड़कर माइसीलियम बना, हाइफी से मिलकर माइसीलियम बना। अब सेप्टा, सेप्टा क्या होता है इतना जान लीजिए कि बेरियर, किसी भी चीज के बीच अगर ये हो गया सेप्टा, मीन्स की बाउंड्री, वॉल, अगर वॉल है, वॉल परफेक्ट वर्ड होगा कि जो ये वॉल होगा, अगर किसी भी हाइफी के बीच में वॉल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेप्टा। साइंटिफिक
अगर आप सोच लीजिए कि वॉल को सेप्टा बोला जाता है, ये सोच लीजिए, ये जो सेप्टा है, अगर ये वॉल रहेगा बीच बीच में, ये माइसीलियम बॉडी है, ये माइसीलियम बॉडी है, अगर इसके बीच बीच में वॉल है तो ये क्या हुआ, बोलेंगे क्या, ये सेप्टा है। तो अगर सेप्टा है तो इसको क्या बोलेंगे कि ये एक सेप्टेड बॉडी है। सेप्टेड बॉडी है, अगर इसमें सेप्टा नहीं है तो क्या बोलेंगे, सबसे पहले क्या बोला था, अगर कोई चीज़ नहीं होगा तो उसके पहले ए लगाना है। हर जगह ये अप्लाई नहीं होगा लेकिन होगा, मैक्सिमम यही होगा। ए अगर ये सेप्टा है तो सेप्टेड हाइफी होगा, सेप्टेड हाइफी वाले बॉडी होगा। एंड जब सेप्टा नहीं होगा दैट मीन्स कि इसमें अगर ये वॉल नहीं होगा तो क्या बोलेंगे, ए सेप्टेड हाइफी है, ए सेप्टेड हाइफी वाले से बॉडी बना है। तो सेप्टा तो समझ में आया कम से कम कि सेप्टा क्या होता है। सेप्टा जिसमें कि वॉल हो वो सेप्टेड है, एंड जिसमें वॉल ना हो वो ए सेप्टेड हाइफी वाले माइसीलियम है। एंड अब न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेते हैं। हाइफी है, ये हाइफी है सेल, चलिए सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता है, ये तो उसका यूनिट कैरेक्टर है। मीन जैसे हम लोग के बॉडी के अंदर यूनिट कैरेक्टर, यूनिट अगर बोलेगी क्या यूनिट मॉलिक्यूल, सेल है, सेल से मिलकर ही तो और टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें मान लीजिए ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होगा, तो ये चूंकि यूकैरियोटिक नेचर का है तो इसके बॉडी के सेल में भी तो ये होगा, न्यूक्लियस होगा, तो ये न्यूक्लियस है। एक सेल को हम अगर हाइफी बोल रहे हैं तो बहुत सारे सेल को क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। जैसे हम लोग अपने एक सेल को सेल बोलते हैं और बहुत सारा सेल मिलने के बाद हम उसको टिश्यू बोलते हैं, उसी टाइप से हम इसकी एक सेल को क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे। और ये हाइफी जब बहुत सारे मिल जाएंगे तो इसको माइसीलियम बोलेंगे। और अगर उस माइसीलियम के अंदर न्यूक्लियस होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लिएटेड बोलेंगे। और अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसको बोलेंगे एन्यूक्लिएटेड माइसीलियम या फिर हाइफी। तो उसको पॉइंट याद करने वाला है सिर्फ एक है कि हम ऐसे तो याद कर सकते हैं, न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस है, एन्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन जिस हाइफी में मान लीजिए ये बहुत सारा सेल जुड़ा आपस में, बहुत सारा जो सेल जुड़ा, बहुत सारा हाइफी जुड़ा, तो न्यूक्लियस एक तो नहीं होगा, इस हाइफी का भी न्यूक्लियस है, इस हाइफी का भी न्यूक्लियस है, इसका भी है, इसका भी है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड जब हाइफी होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड माइसीलियम जब होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक। उसका एक नेम है जिसको याद रखने वाला है कि जिस माइसीलियम में बहुत सारे न्यूक्लियस होगा तो उसको बोला जाएगा सिनोसिटिक। एंड जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे सेप्टेड, एंड जिसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे एसेप्टेड। बॉडी का इतना तो समझ में आ गया कि इसका जो यूनिट सेल होता है उसको बोला जाता है हाइफी। जब वो टिश्यू के रूप में जुड़ जाता है और एक बॉडी का शेप बना लेता है उसको क्या बोला जाता है, उसको माइसीलियम बोला जाता है। अब इसका जो बॉडी होता है वो टू टाइप से होता है, टू टाइप का इसको शेप बोल सकते हैं। एक ईस्ट लाइक होता है एंड फिलामेंटस फंगी होता है। ईस्ट लाइक जो कि बॉडी इस टाइप से बढ़ता है। एक तो ब्लास्टोस्पोर्स, जैसे कि ब्लास्टोस्पोर्स अगर आप इसके पहले क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ब्लास्टोपोर्स क्या होता है। फिर भी अगर हम देखें कि ब्लास्टोस्पोर्स क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको फ्रूटिंग बॉडी बोला जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉल होते हैं जिसको स्पोर्स बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अंदर बहुत सारी स्पोर्स है। ये अगर ब्लास्ट हुआ तो बहुत सारे स्पोर्स जो है वो निकल गए, इस नेचर को बोलते हैं ब्लास्टोस्पोर। तो इस नेचर से ये जो होते हैं ब्लास्टोस्पोर नेचर के होते हैं, मीन्स कि ये जो होते हैं सर्कल बहुत सारे ओवल शेप्स के, ये ब्लास्टोस्पोर्स के तरह इस लाइक ये होते हैं, इसके ये करते हैं डिवाइड करते हैं एंड ये आगे अपना बॉडी का शेप को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि उसके बाद एक है ये ईस्ट लाइक, ये तो खैर है, ये सीडोमाइसीलियम है, इसको ब्लास्टोस्पोर्स तो पहले भी सुनोगे। सीडोमाइसीलियम क्या होता है, जब हम ईस्ट को किसी ब्रेड में डालते हैं तो वो इसी प्रोसेस से आगे बढ़ता है, जुड़ता है फिर आगे बढ़ता है, फिर एक निकलता है फिर आगे बढ़ता है। जब प्लांट का ग्रोथ जैसे होता है, ब्रांच निकल के ये प्लांट जैसा ही ये ब्रांच के टाइप से निकलता है, जिसको सीडोमाइसीलियम कहते हैं। और ये क्या करता है, फ्लफी बनाता है ब्रेड को या फिर ईस्ट को, जिस भी फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है
उसके वे अपना ऐसे ही वर्क करता है, मतलब अपने बॉडी को ऐसे ही फैलाता है ये। देन अब फिलामेंटस फंगी क्या होता है, इसकी बॉडी कैसे होती है, इसके बॉडी होते हैं सेप्टेड और एसेप्टेड, इस टाइप का कुछ बॉडी होता है इसका, मतलब ब्रांच के जैसा। मान लीजिए बिना लीफ का ब्रांच निकल रहा है, प्लांट निकल रहा है, स्टेम निकल रहा है, जैसे स्टेम से ब्रांच सब निकल रहा है, से उसी टाइप का जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको फिलामेंटस फंगी बोलते हैं। ये सेप्टेड और एसेप्टेड हो सकते हैं। सेप्टेड मीन्स कि इसमें ये वाले बाउंड्रीज ये सेप्टेड बनाया हुआ है, ये सेप्टेड है। अगर हम बोले कि एसेप्टेड तो ये ऐसा हो सकता है, एसेप्टेड हो गया। ये एसेप्टेड है मीन्स न्यूक्लियस नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, न्यूक्लियस हो गया, ये एसेप्टेड हो गया, ये सेप्टेड हो गया। तो ये फिलामेंटस इस टाइप ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ये सेप्टेड और एसेप्टेड दोनों टाइप का हो सकता है। ये तो इसमें 2 टाइप का बॉडी होता है। बॉडी कैसे बना वो जानिए, बॉडी किस टाइप से होता है, ग्रो करता है वो एक ईस्ट लाइक ग्रो कर रहा है जिसमें कि ब्लास्टोपोर एंड सीडोमाइसिलियम है। एंड सेकेंड कैसा, वो फिलामेंटस फंगी की तरह वो ये ग्रो कर रहा है, सेप्टेड एंड एसेप्टेड होता है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन जो कि एक इससे अलग वीडियो और हम आपको दे देंगे जिसमें डिटेल से होगा कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें फंगी में कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन क्योंकि ये सब इसके कैरेक्टर के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन है, इसीलिए ये देना भी जरूरी है कि रिप्रोडक्शन इसमें कैसा कैसा होता है। ये क्या होता है, होलोकार्पिक या यूकार्पिक होता है। होलोकार्पिक मीन्स इसके बॉडी का हर एक पार्ट रिप्रोडक्शन करके न्यू ये बना सकता है, फंगी बना सकता है, माइसीलियम बना सकता है। तो वो होलोकार्पिक हुआ। यूकार्पिक मतलब कोई एक ही उसका पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशली बना हुआ है, वो क्या होता है यूकार्पिक। मतलब ये दोनों टाइप से होता है, किसी के पास स्पेशल बॉडी होता है जो कि रिप्रोडक्शन करके नेक्स्ट जनरेशन का उस करता है। बहुत सारा फंगी ऐसा भी होता है जिसका बॉडी का हर एक पार्ट रिप्रोडक्शन करने के लिए एबल होता है, मीन्स कहीं से भी वो कर सकता है और न्यू बना सकता है। अब हम इसमें रिप्रोडक्शन देखते हैं कि इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल होता है। इसको डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज बस इतना देख लेते हैं क्या क्या होता है। वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है, फ्यूजन्स, बडिंग, राइजोमॉर्फ होता है, स्केलेरेसिया होता है। एंड ये एसेक्सुअल में क्या होता है, इस पेरेंशियल स्पोर होता है, जो स्पोर कॉलेडिया एंड कैलेमाइसिडोस्पोर्स होता है। ओडिया होता है सेक्सुअल में, ओ स्पोर। एंड एस्कोस्पोर होता है, एस्कोस्पोर्स होता है। एंस बेसिडोस्पोर्स होता है। इसको फुल एंड डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन में इसका डीप पढ़ना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।